हुती रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अब इसराइल के खिलाफ और ज्यादा घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। मंगलवार की देर रात यमन के हुती आंदोलन ने इसराइल के अंदर 2 जबरदस्त सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। यह हमले सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि साफ तौर पर एक रणनीतिक और राजनीतिक संदेश भी थे। एक ऐसा संदेश जो अब पूरी दुनिया सुन रही है। हुतियों ने इस हमले के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, पहला हमला यरूशलेम के आसपास के संवेदनशील दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाते हुए किया गया। इसमें पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो मल्टीपल वॉरहेड से लैस थी। दूसरा हमला इसराइल के दक्षिण में स्थित अल रसलाश, जिसे इयात या इलात के नाम से भी जाना जाता है, इसके कई स्थानों पर 3 ड्रोन के जरिए किया गया। हुतियों का दावा है कि इस ऑपरेशन में इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से विफल हो गई। उन्होंने कहा कि मल्टी वॉरहेड हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज और जटिल थी कि कोई भी इंटरसेप्ट सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं सका। वीडियो फुटेज और स्थानीय रिपोर्ट्स में साफ तौर पर आसमान में चमकती दर्जनों रोशनियां दिखी गईं। ये उन्हीं मिसाइलों से अलग हुए वॉरहेड प्रोजेक्टाइल्स थे, जो अलग अलग दिशाओं में अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। हुती प्रवक्ता यहसारी के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मन की गहराई तक वार कर सकती हैं। इनसे निकलने वाले कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं पाएगा। हुतियों की यह जवाबी कार्रवाई ऐसे समय पर आई है जब कुछ घंटे पहले ही इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला किया था। उस हमले की पूरे अरब जगत ने निंदा की और अब हुतियों की यह कार्रवाई उसी का जवाब पाने जा रही है। यही नहीं, बल्कि इससे पहले इसराइल ने यमन में एक बड़ा हमला किया था, जिसमें हुती सरकार की कैबिनेट बैठक को निशाना बनाया गया। इस हमले में हुतियों के प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। तब से हुती आंदोलन ने साफ कर दिया कि वे चुप बैठने वाले नहीं। एयरपोर्ट से लेकर सैन्य ठिकानों तक हुतियों ने इस्राएली हितों को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि उनके पास न केवल राजनीतिक संकल्प है, बल्कि तकनीकी क्षमता भी अब कम नहीं। इन मिसाइल और ड्रोन हमलों से एक बात और भी साफ है कि अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, अब यह रणनीति और संदेशों की भी लड़ाई है। हुतियों का कहना है कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और जब तक क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन खत्म होता रहेगा, उनकी जवाबी कार्रवाई भी इसी तरीके से जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में अब एक नई हकीकत बन रही है, जहां पारंपरिक शक्ति संतुलन को नए और अप्रत्याशित खिलाड़ियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों और मल्टी वॉरहेड तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बोलती चेतावनी है कि अब छोटे देश भी बड़ी ताकतों को जवाब देने में सक्षम है। अब यह सवाल नहीं कि हमला अगला कब होगा, सवाल यह है कि क्या इसराइल और उसके सहयोगी इस नए दौर के लिए तैयार हो चुके हैं या फिर नहीं। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां रोज न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं और न जाने कितने लोग घायल हो रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की है। इजराइल जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर नरसंहार कर रहा है, उसके चलते आज गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर इजराइल ने कई और देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस हमले पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोग सड़कों पर किस तरह से भागते नजर आए। वहीं इस हमले को इजराइल ने सही फैसला बताया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आतंकियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और ना ही मिलेगी।
दोहा पर हुए हमले पर ईरान भी काफी भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले की घोर निंदा की है। यहां तक कि ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सरकारी टीवी को बताया, यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कार्रवाई सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है, कतर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल गाजा के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। पहले सीरिया और यमन को निशाना बनाया गया और अब कतर। और जिस तरीके से कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेजी से बढ़ने की आशंका अब बढ़ जाती है। इस हमले के तुरंत बाद ईरान सक्रिय हो गया है और कतर के समर्थन में बयान दिया है। खास बात तो यह है कि 2 सालों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर बड़ा हमला किया है और नेतन्याहू की सेना को कड़ी टक्कर दी है। आखिरकार इजराइल को ईरान के आगे झुकना भी पड़ा और युद्ध विराम की गुहार तक लगानी पड़ी थी। तब जाकर ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कतर और कई मुस्लिम देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की थी और एकजुट होकर ईरान पर हमला करने की बात भी बोल रहे थे। लेकिन अब इजरायली हमले के बाद ये देखना बाकी है कि क्या मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो मुस्लिम देशों को अब मंजूर नहीं है। गजा में चल रही हमास इसराइल जंग के बीच इसराइल ने एक बार फिर हमास को निशाना बनाया। इस बार गजा में नहीं बल्कि गजा से बहुत दूर एक अरब मुल्क कतर में। टारगेट पर थी हमास की पॉलिटिकल विंग और हमास के वो लीडर जो इस वक्त इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं कतर की मीडिएटरशिप में। जब यह हमला हुआ उस वक्त हमास के लीडर अमेरिका के जरिए सुझाए गए सीज फायर के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इसराइल के इस हमले में किसी भी हमास लीडर की मौत की खबर नहीं है। ये एक टारगेट किलिंग थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही पुष्टि हो पाई है। यह हमला न सिर्फ कतर की सुरक्षा को सीधी सीधी चुनौती है बल्कि गजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को भी खतरे में डाल सकता है। हमले के बाद दोहा के आसमान में काले धुएं के गुबार उठते देखे गए। अब इस हमले को लेकर तरह तरह के कयास भी लग रहे हैं। इसराइल के इस कदम पर मिडिल ईस्ट के जानकार कहते हैं, दरअसल जब भी किसी भी जंग में सीज फायर की बात होती है इसराइल उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। इस बार तो अमेरिका का प्रस्ताव था और हमास ने अपनी तरफ से सीज फायर की हामी भर भी दी थी। उसी पर चर्चा कर रहे थे हमास के नेता और इसराइल ने फिर टारगेट किलिंग कर दी। जानकार मानते हैं कि दरअसल इसराइल चाहता ही नहीं कि जंग बंदी हो। आरोप लगता है कि जंग और तनाव इसराइल में नेतन्याहू सरकार को मजबूती देता है।